हाय एवरीवन, रिसेंटली BYD Atto 3 अनवील हुई है और बुकिंग्स उसकी स्टार्ट है और उसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स न्यूज़ मीडिया के अंदर भी आए थे। उसकी लाइव लॉन्च रिपोर्ट भी आई थी। तो मैं चारों तरफ देख रहा था कि काफ़ी लोगों ने ये कमेंट कर रखा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मत प्रमोट करो, चाइनीज़ माल मत खरीदो, मोदी जी ने इस चाइनीज़ कंपनी को यहाँ पे आने कैसे दिया, ये चाइना की चीज़ों से दूर रहो। तो ऐसे कमेंट्स मैंने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, काफ़ी जगहों में देखा। मैंने देखा था कि ऐसे कमेंट पे किसी ने रिप्लाई नहीं करा था और हो सकता है कि कुछ रिप्लाई कर भी देता तो बुरी तरह से ट्रोल हो जाता। और कुछ YouTube वीडियोस में भी जिसमें इस गाड़ी की बात हुई है तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने इस तरह के कमेंट्स कर रखे थे। इनफैक्ट मेरी खुद की जो लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने BYD Atto 3 के बारे में बताया था, उसमें भी एक किसी व्यूअर का कमेंट आया था कि आयुष भाई इसको ज़्यादा प्रमोट मत करो। तो खैर मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर अपनी कुछ थॉट्स शेयर करता हूँ। आप लोग शायद अग्री करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है और आप भी अपने थॉट्स श्योर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब हम ये चीज़ सुनते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मत लो, जिसको कि काफ़ी सारे लोग चाइनीज़ माल बोलते हैं। इनफैक्ट ये चाइनीज़ माल एक ऐसा टर्म हो चुका है कि कोई भी अगर चाइनीज़ माल टर्म किसी पे लगा दे इसका मतलब कि वो तो इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसको मत लो। बट आई थिंक देयर इज मोर टू इट। ये चाइनीज़ माल जो टर्म यूज़ करी जाती है, मुझे लगता है इसके अंदर ना दो अंडरलाइन कंपोनेंट्स होते हैं, क्वालिटी एंड नेशनलिज्म। अगर मैं कार इंडस्ट्री की बात करूं तो कार इंडस्ट्री में अगर ये टर्म चाइनीज माल यूज हो रहा है तो उसमें क्वालिटी के अंदर भी दो सब कैटेगरीज में मान के चलूंगा। एक तो सेफ्टी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और दूसरा कि अंदर के उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, इक्विपमेंट्स, फीचर्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो कितने लॉन्ग लास्टिंग है, कितने ड्यूरेबल है। सो वन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, वन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ये हो गए चाइनीज क्वालिटी। और दूसरा हो गया नेशनलिज्म कि अगर हम चाइना की कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम बेसिकली चाइनीज़ गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं और हम अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोगों में एक आम फीलिंग होती है जब भी चाइनीज़ माल एक टर्म यूज़ होती है। सो अगर मैं स्पेसिफिकली BYD Atto 3 की बात करूं तो मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करें सेफ्टी की, तो जब मैंने वो स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो बनाई थी BYD Atto 3 की, तो उस टाइम पे इसके क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स अवेलेबल थे नहीं। और कोइंसिडेंटली कल ही 14 अक्टूबर को ही मीडिया हाउसेस के अंदर रिपोर्ट आ गई कि यूरो NCAP टेस्ट हुआ है इसका BYD Atto 3 का एंड इट हैज रिसीव्ड 5 स्टार रेटिंग। रेटिंग को मैंने काफी डिटेल में पढ़ा, रिपोर्ट को काफी अच्छे से पढ़ा मैंने। तो जो इंडिविजुअल कैटेगरी स्कोर्स हैं इसके वो भी अच्छे हैं। तो सेफ्टी रेटिंग के मामले में इट इज 5 स्टार्स, तो वहां पे तो कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की एंड हाउ लॉन्ग लास्टिंग वुड इट बी, और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे जैसे टच स्क्रीन वगैरह, उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसके बारे में डिटर्मिन अभी करना डिफिकल्ट है। ये मैं जब गाड़ी टेस्ट करूंगा, रिव्यू करूंगा और खासकर कि जब ओनरशिप रिव्यूज आएंगे इस चीज़ की क्लैरिटी तब ज़्यादा मिल पाएगी। अभी इस चीज़ के ऊपर जजमेंट देनी ठीक नहीं है। और ये एक्चुअली एक कंसर्निंग इशू इसलिए है क्योंकि MG जो है वो भी एक चाइनीज़ कंपनी है। MG की हेक्टर जो है उसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन रहा है देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, बड़ी स्क्रीन। बट जितने भी लोगों ने उसके टच स्क्रीन को यूज़ करा है, बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं कि उसका टच स्क्रीन काफ़ी लैगी है और इनफैक्ट कुछ केसेस के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंग भी हो जाता है। एक कोई फ्रेंड के फ्रेंड थे, उनका तो आई थिंक गाड़ी को 1 महीना हुआ था एंड इट कम्प्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग। वारंटी में था तो आराम से रिप्लेस हो गया। बट ऐसी चीज़ों को देख के लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो ये चीज़ें इस कार की टेस्ट करना बाकी हैं, दैट वी विल डू इवेंचुअली। अब तीसरी चीज़, नेशनलिज्म, दी चाइनीज़ गुड्स फैक्टर, कि अगर हम वहाँ की चीज़ को यहाँ खरीद रहे हैं सो हम इंडियन कंपनीज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और वहाँ की कंपनी और वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा करा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि हम इंडियन कंपनीज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं, टाटा एंड महिंद्रा प्राइमरीली। सो अगर हम कोई भी कार लेते हैं, मान लो हमने जीप कंपस ले ली या किसी ने फोर्ड एंडेवर ले ली या निसान मैग्नाइट ले ली, बेसिकली हम कोई भी अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज ब्रांड की कार लेते हैं, होंडा की कार ले ली, तो इस प्रोसेस में इंडियन कंपनी को तो नुकसान होगा ही। क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फॉरेन ब्रांड इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग फॉर एन इंडियन ब्रांड। तो इंडियन ब्रांड को वहाँ पे तो एक लॉस हो ही रहा है, लेकिन इसको लॉस की तरह ना सोचा जाए, इसको एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की तरह देखा जाए। क्योंकि गाड़ियों में और टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, इसलिए टाटा सफारी में, महिंद्रा XUV 700 में, महिंद्रा थार में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं। वरना आप ये देखो ना, टाटा कहाँ पे कमर्शियल ट्रक्स और बसेस बनाते थे, महिंद्रा वाले ट्रैक्टर्स बनाते थे। देव कम सच अ लॉन्ग वे। वो इतनी अच्छी खासी गाड़ियाँ बना रहे हैं, एडवांस्ड कार्स बना रहे हैं। महिंद्रा XUV 700 का जो ADAS सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। सो इंडियन कंपनीज ने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी इंप्रूव करा है इन द लाइट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। 1991 से पहले जब LPG रिफॉर्म्स नहीं आए थे, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में नहीं थी, व्हेन आवर कंट्री वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज इतनी कंपिटेटिव नहीं थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उतना मैच नहीं करती थी। बट जब से चीज़ें ग्लोबलाइज हुई हैं, जब से बाहर के प्लेयर्स इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, तो इंडियन कंपनीज भी काफ़ी ग्रो हुई हैं। तो ये तो हो गई बात कि इंडियन कंपनी को नुकसान होता है अगर हम बाहर की किसी कंपनी की गाड़ी लेते हैं।
अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जो लोगों को लगता है कि बाहर की चीज़ लेके इंडियन गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है और दूसरी गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है। अब मैं खैर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो तो खैर कस्टमर का अपना डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ कि गाड़ी लेने से चाइना को फायदा हो जाएगा, देश को नुकसान हो जाएगा, मत लो, वो थोड़ा सा देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म वाली बातों के लिए, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि BYD के इंडिया में 2 प्लांट्स हैं जो कि करीबन 1,40,000 स्क्वायर मीटर कवर करते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी 3,000 एम्प्लॉय हायर करे हुए हैं इंडिया में, और कंपनी ने क्यूमुलेटिवली अब तक $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर वो बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने से नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का पूरा होगा, और पोल्यूशन लेवल्स तो खैर कम होंगे ही। और ऊपर से ये गाड़ियाँ भी जो हैं ये CKD या SKD जो भी है वो है, तो वहाँ से पार्ट आ रहा है और यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी जा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करी है। इन्होंने ज़मीन या तो लीज पे ली होगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को पैसे दे रहे होंगे, या फिर खरीदी होगी, उस चीज़ के भी पैसे दिए होंगे, एंड उस एरिया को भी ये लोग डेवलप कर रहे होंगे और वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बूस्ट भी मिल रहा होगा। गाड़ी फिलहाल जहाँ पे असेंबल हो रही है वो कंपनी का प्लांट है तमिलनाडु में, एक जगह है श्री पेरुम्बुडूर, चेन्नई के पास है, तो वहाँ पे इनकी असेंबली चल रही है। एंड यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जब किसी एक एरिया के अंदर कोई प्लांट आता है, कोई इंडस्ट्री आती है, तो उसके आसपास और भी कंपनीज आती हैं और भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं। और क्योंकि कंपनी का प्लान है कि अगर सेल्स अच्छी होती हैं तो ग्रेजुअली हम CKD रूट ना लेके सब कुछ यहीं पे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इंडिया में जो वेंडर्स होंगे, जो ऑटो पार्ट सप्लायर होंगे, उन्हें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक नया क्लाइंट मिलेगा चीज़ें बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए। सो अगर कोई गाड़ी यहाँ पे आ रही है या कोई भी प्रोडक्ट बाहर का यहाँ बिक रहा है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के अंदर, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो मदर कंट्री है उसी को फायदा मिलेगा, जिस कंट्री के अंदर सेल्स हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ भी फायदा मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एटसेट्रा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि बस गाड़ी खरीदते ही देश का तो नुकसान हो गया, उनको फायदा मिल गया, ऐसा नहीं है। एक ना इंटरडिपेंडेंसी है। अगर कोई भी यहाँ पे कार नहीं लेगा तो कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सारा कुछ इन्वेस्टमेंट, सारा सामान उठा के चली जाएगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, GDP ग्रोथ था, वो सारा स्कोप भी खत्म हो जाता। नुकसान कहाँ पे होता? नुकसान होता अगर कोई गाड़ी एज अ CBU यहाँ पे ले, यानी कि उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारी कंट्री को कोई फायदा नहीं होता, जो भी फायदा होता है उसी कंट्री को होता है। सपोज A कंट्री से एक गाड़ी CBU होके B में आ रही है, B के अंदर कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, वो फुली इंपोर्ट कर लेता है एक गाड़ी को, तो A कंट्री के अंदर क्या है कि जो गाड़ी है शोरूम में, उसका तो एक एक्स शोरूम प्राइस है, उसने तो उस कंट्री में GST VST सब कुछ दे दा के एक एक्स शोरूम प्राइस क्रिएट कर दिया होगा। उसके बाद जो कस्टमर है वो उस गाड़ी को यहाँ लाएगा और इस देश की सरकार को वो कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन टैक्सेस, ये वो सब कुछ देगा। तो मतलब जो भी खर्चा होगा यहाँ आने का, लाने का, वो सब जो कस्टमर होगा वो अपनी जेब से देगा, कंपनी कुछ नहीं देगी इस कंपनी को। तो बेसिकली घाटा देश का भी नहीं होता, घाटा उस बायर का होता है जो उस गाड़ी को लेके आ रहा है बाहर से। और बाकी कार को इंपोर्ट कराने में या फिर डोमेस्टिकली किसी कार को खरीदने में एक्चुअल कितने टैक्सेस लगते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी हैं, आप क्यूरियोसिटी के लिए अगर चाहो तो देख सकते हो। और ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को देखो कन्विंस तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो जिसने जो लेनी है लेनी है। लेकिन जब कोई कस्टमर कोई कार लेने की सोचता है तो मैंने देखा है कि उसको चारों तरफ काफ़ी सारे लोग उसको डीमोटिवेट कर देते हैं, उसके अंदर ना वो गिल्टी फीलिंग डाल देते हैं कि अरे तूने हद कर दी, वो वाली कार ले ली, देश का नुकसान करा दिया, उनको इतना फ़ायदा हो गया, नहीं नहीं ये नहीं लेनी। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ये कार लेने की सोच रहा है कि मैं ये कार कंसिडर करूँ या लूँ, तो उसको ऐसा ना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसको लेनी है, ले सकते हो, देश को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा उसमें। हमारे देश में जो लोग बैठे हैं वो भी इतने समझदार हैं कि क्या चीज़ आने देनी है, क्या चीज़ नहीं आने देनी। टेस्ला के साथ भी तो यही इशू हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी यहाँ कार एज अ CBU लेके आऊँगा, मेरे को टैक्स में थोड़ा सा रिबेट दो क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि जी टैक्स में थोड़ा सा ब्रेक तभी मिल पाएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे खड़ी करो या फिर असेंबली प्लांट यहाँ पे लाओ, हमारे देश को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक फायदा होगा, तभी हम आपको कुछ टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप एज अ CBU लेके आओगे फिर हम टैक्स बेनिफिट भी दे देंगे तो वो गाड़ी यहाँ सस्ती पड़ जाएगी एंड एवरीबडी विल स्टार्ट इंपोर्टिंग ऑल दी व्हीकल्स। एंड आपका भी फिर मूड चेंज हो जाएगा कि जब यहाँ पे गाड़ियाँ एज अ CBU बिकी रही हैं तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। तो देश की जो सरकार है उस पर आप थोड़ा सा भरोसा रखो कि अगर वो किसी कंपनी को यहाँ पे आने दे रहे हैं और कोई सेल करने दे रहे हैं तो उसके पीछे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। एंड आज की तारीख में सारे देशों की जो है इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है एंड देयर इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंट्रीज अमंग्स देम। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि एक कंट्री को ही दूसरी कंट्री से बहुत सारा फायदा मिल गया और दूसरी कंट्री कंप्लीटली नुकसान में है। इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एक कंट्री को फ़ायदा होता है तो दूसरी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ज़्यादा कम
हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा वो बड़े लेवल की चीज़ें हैं। अब प्लीज़ मेरे से ये मत पूछना कि अगर मैं BYD Atto 3 लेता हूँ तो हमारे देश को कितना % फ़ायदा होगा और चाइनीज़ गवर्नमेंट को कितना % फ़ायदा होगा, क्योंकि इन माइन्यूट डिटेल्स में जाना इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी भी हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जितनी भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस एक गाड़ी को खरीदने से या चलाने से किसी ना किसी बाहर वाले का फ़ायदा हो रहा है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज क्यों हुई थी? क्योंकि सेमीकंडक्टर सारे के सारे यहाँ नहीं बनते ना, कि गाड़ियाँ मिल रही हैं बिक रही हैं तो सारे सेमीकंडक्टर यहीं से आ रहे हैं। ऐसा होता तो कोई वेटिंग पीरियड ही नहीं होता, गाड़ियों में शॉर्टेज ही नहीं होती, सप्लाई चेन में ब्रेक ही नहीं होता ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ये मैंने अपनी तरफ से कंप्लीटली अनबायस्ड होकर करी है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ना किसी को कन्विंस कर रहा हूँ ना किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जो फैक्ट था, जो रियलिटी है, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरी इस एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट मिस हो गया और रह गया हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी इट इज़ टोटली अप टू दी कंज्यूमर, उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं तो सिर्फ कार की डिस्कशन करने आया था। सो आई होप दैट दिस मैसेज इज़ टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट। थैंक यू, बाय।